हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, और इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के तहत अध्ययन करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य का। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने देखा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कोई सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं थी, बल्कि सत्ता के अनेक छोटे छोटे केंद्र थे, जिनको महाजनपद की संज्ञा दी गई। इसी दौरान एक महाजनपद, मगध का महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है और आगे चलकर एक साम्राज्य का रूप ले लेता है। और मौर्य वंश के दौरान यहाँ पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी राजनीतिक एकता स्थापित होती है। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश समाप्त होता है, भारत की स्थिति महाजनपद काल की तरह ही हो जाती है, यानी सत्ता के अनेक छोटे छोटे केंद्र हो जाते हैं। दूसरी तरफ विदेशों से आक्रमण भी प्रारंभ हो जाता है, जिसमें शकों के, हूणों के और कुषाणों के आक्रमण थे। तो कुषाण वंश का जो शासन है वो रहता है 230 ईस्वी तक। उत्तर भारत में जो कुषाणों की सत्ता है वो 230 ईस्वी तक रहती है। उसके बाद 230 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक शक शासन करते हैं, और 250 से लेके 275 तक वापस से क्या होता है, राजनीतिक रूप से हमारी जो एकता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में गुप्त वंश का उदय होता है। तो अगर हम देखें, मौर्योत्तर काल के बाद यानी 3री शताब्दी का भी समय चल रहा होता है। इस दौरान भारत में 3 राजवंशों का उदय होता है मुख्यतः से, जैसे मध्य भारत में नागवंश, दक्षिण में वाकाटक वंश और पूर्व में गुप्त वंश। और इन सब में सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभर कर आता है गुप्त वंश। जैसा कि यहाँ मानचित्र में देख पा रहे हैं, संपूर्ण उत्तर भारत में गुप्त वंश का ही शासन था, और यहाँ दक्षिण में वाकाटक साम्राज्य को दर्शाया गया है। आगे चलकर वाकाटक साम्राज्य भी गुप्त साम्राज्य का ही एक हिस्सा बन जाता है, और जिस तरह की राजनीतिक एकता की स्थापना मौर्य काल में हुई थी, ठीक वैसी ही राजनीतिक एकता गुप्त काल में स्थापित हो पाती है। तो चलिए पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की जब हम समय अवधि देखते हैं तो 275 से लेके 550 ईस्वी के मध्य की जो समय अवधि है, उसमें गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया। अब बात करते हैं गुप्त वंश के संस्थापक की। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की 275 ईस्वी में, और यह जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया था। तो यहाँ से हमारा अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। बच्चों, गुप्त वंश का शासन पहले सिर्फ आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, और ठीक वैसी ही राजनीतिक एकता की स्थापना गुप्त वंश के द्वारा की जाती है जैसे कि मौर्य वंश के समय हुई थी। इसी के साथ ही गुप्त वंश को प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान न केवल भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ, अपितु साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि गुप्त वंश में कौन कौन से प्रतापी शासक हुए कि जिनके कार्यकाल में भारत ने उन्नति दर्ज की। देखते हैं प्रमुख शासक में श्रीगुप्त, जो कि संस्थापक थे। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम व स्कंदगुप्त आदि महत्वपूर्ण शासक गुप्त वंश के दौरान हुए। जब हम घटोत्कच के शासनकाल की बात करते हैं, जो कि श्रीगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, तो उनकी समय अवधि 300 से लेके 320 ईस्वी के मध्य की मानी जाती है। वह प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि उनके पुत्र व उत्तराधिकारी थे।
इन्होंने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तो गुप्त वंश के उन प्रथम शासक का नाम बताइए जिन्होंने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साथ ही उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और इस अवसर पर उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। कैसे सिक्के जारी किए? राजा रानी प्रकार के, जिसमें सिक्कों के एक तरफ खुद का यानी चंद्रगुप्त प्रथम का, तो दूसरी तरफ कुमार देवी का चित्र उत्कीर्ण था। आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य इनके शासनकाल में हुआ। इन्होंने 319 ईस्वी में एक संवत जारी किया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर से राइट डाउन करते रहिए आप कि गुप्त संवत किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासन आता है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के वो पुत्र थे, इसलिए वो लिच्छवी वंश के दोहित्र भी कहलाए। विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। नेपोलियन कहाँ के शासक थे? फ्रांस के। जिस तरह से उन्होंने विजयी अभियान चलाकर फ्रांस में साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक वैसे ही समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इसलिए उनकी तुलना किसके साथ की गई? नेपोलियन के साथ, और उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त साम्राज्यवाद में विश्वास करते थे, यानी विजयी अभियानों के द्वारा क्षेत्रों को जीतना और उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने की नीति में वो विश्वास करते थे। समुद्रगुप्त के जो जीते गए क्षेत्र थे उनको मुख्यतः हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र जीते बच्चों उन्होंने? गंगा यमुना दोआब राज्य के क्षेत्र, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य और दक्षिण भारत के राज्य, साथ ही सक्कों और कुषाणों के राज्य। यहाँ मैप में देखिए, मैप में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान जो गुप्त साम्राज्य था उसको दर्शाया गया है। गुप्त साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन समुद्रगुप्त के शासनकाल में यहाँ देखिए साम्राज्य का कितना ज़्यादा विस्तार होता है। उत्तर में भी, यहाँ पश्चिम की तरफ और यहाँ पूर्व में, और ये दक्षिण का क्षेत्र, इतना सारा क्षेत्र उन्होंने जीत करके गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। तभी तो इन्हें गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक की उपाधि दी जाती है। किन्हें? समुद्रगुप्त को। और ये आपको पश्चिम में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है गुजरात की तरफ, यहाँ ये क्षेत्र दर्शाता है, ये साम्राज्य है चंद्रगुप्त सेकंड का, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समुद्रगुप्त के जो ये विजयी अभियान हैं, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों की जानकारी प्राप्त होने के स्रोत क्या थे? तो इनके जो राज कवि थे, कौन थे इनके दरबारी कवि? हरिसेन। तो हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, जिसे कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अपने सम्राट यानी समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं और साम्राज्य विस्तार का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन आता है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किसमें किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया है। बच्चों, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशंसा, ठीक है। और प्रशस्ति अभिलेख मतलब किसी भी कठोर सतह पर जो सम्राट की प्रशंसा में लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता था? प्रशस्ति अभिलेख। तो ये देखिए यहाँ पे इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख को दर्शाया गया है और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये उत्कीर्ण किया गया है, जो कि
हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारे थे। इसके अलावा उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसके तहत वह विदेशों से अपने संबंध सुदृढ़ कर पाए। इसके अलावा हमें एक और जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है, वो क्या कि स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा। समुद्रगुप्त ने खुद को श्रीगुप्त का, श्रीगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक। तो श्रीगुप्त ने इस अभिलेख में खुद को श्रीगुप्त का प्रपौत्र यानी पड़पोता कहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समुद्रगुप्त न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि उन्हें ललित कला में भी विशेष रुचि थी। उनके वीणा बजाते हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे उनकी वीणा वादन में रुचि की झलक भी मिलती है। इसके अलावा वो उच्च कोटि के कवि और संगीतज्ञ भी थे। विष्णु भक्त होने के बावजूद उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव दिखाया। अपने शासनकाल में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और इस उपलक्ष्य में जो सिक्के जारी किए उन पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण करवाया। तो यहाँ से हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न बनता है 4 नंबर का, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को समझाइए। तो उसमें हमें यही लिखना है कि एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ वो एक कवि संगीतज्ञ भी थे, वीणा वादन में रुचि थी और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं उनकी वीणा बजाते हुए जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे। यहाँ पर जो ये सिक्का दिखाया गया है ये समुद्रगुप्त के काल का ही सिक्का है। इसके अलावा ये देखिए समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए एक तस्वीर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। इनको देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से ऐसे गुप्त शासक थे जिनको देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह के द्वारा और विजयों के द्वारा किया। उन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और इस विवाह से उनको एक पुत्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था प्रभावती। और प्रभावती का विवाह आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक के राजा रुद्रसेन के साथ किया, लेकिन रुद्रसेन की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजकाज संभालती हैं प्रभावती गुप्त, क्योंकि उनका पुत्र अवयस्क होता है और वाकाटक साम्राज्य भी एक तरह से गुप्त साम्राज्य का ही हिस्सा बन जाता है। इस विवाह संबंध के द्वारा चूंकि गुप्तों की शक्ति और वाकाटकों की शक्ति एक हो जाती है, इसलिए ये दोनों मिलकर के जो विदेशी आक्रमणकारी थे शक उनको खदेड़ पाते हैं। आगे चल करके प्रभावती की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय मालवा और गुजरात के क्षेत्र को भी जीत लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया बच्चों? उज्जैन को बनाया। अब जैसा कि मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, एक लॉजिक है कि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त और छोटे पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन रामगुप्त क्या था? कायर था और निर्बल था। वह शकों के द्वारा पराजित हो जाता है। पराजित तो होता ही होता है, साथ ही संधि करके अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को किसे सौंप देता है? सकारी को सौंप देता है। और यह बात उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि चंद्रगुप्त स्वाभिमानी और वीर पराक्रमी राजा थे। ऐसी स्थिति में वो रामगुप्त की हत्या करते हैं, शकों को परास्त करते हैं और गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठते हैं। और शकों पर जो ये विजय प्राप्त की, इस उपलक्ष्य में वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, साथ ही ध्रुव स्वामिनी से भी विवाह कर लेते हैं। तो आया ना बच्चों समझ में कि
चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और क्यों धारण की थी? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है फाहियान का आना। उनके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था और वो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आया था। आगे हम देखेंगे कि वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के समय में भी एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम होता है हीनसांग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाहियान की। तो फाहियान की जो यात्रा वर्णन है उनके माध्यम से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हम आगे संघर्षकालीन भारत में देखेंगे कि मुगल वंश के शासक अकबर के दरबार में नवरत्न थे, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कला विज्ञान के जो विद्वान होते थे उनका सम्मान करते थे और उनके दरबार में भी 9 ऐसे व्यक्ति रहते थे जिनको अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, सुदृढ़, विष्णु शर्मा, भास्कराचार्य, विशाख दत्त और अमर सिंह। और इनको भी 9 रत्न यानी नवरत्नों की संज्ञा दी गई। बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगले उत्तराधिकारी बनते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का जब हम शासनकाल देखते हैं तो इनका शासनकाल 414 से लेकर 455 ईस्वी तक रहता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना होती है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कई बार हमारा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में। लेकिन यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत सारे छात्र विद्या अध्ययन के लिए और अध्यापन हेतु आते थे, लेकिन आगे चल कर के बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। परंतु हाल ही में 2010 के लगभग हमारी भारत सरकार ने इस स्थल को, इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया है और नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से इसे दोबारा से शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुमारगुप्त को अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ता है और इस विद्रोह का दमन उनके पुत्र स्कंदगुप्त के द्वारा कर दिया जाता है। यहाँ ये देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है जो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त की, जो कि गुप्त वंश के अगले राजा बनते हैं। इनका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी का माना गया है और इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो है मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करना। ये एक उदार शासक थे और जब इन्हें प्रजा के कष्टों का पता चला तो इन्होंने उस झील की सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, जो कि मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। और ये जानकारी बच्चों हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों को, हूण कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी, जिन्हें हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इन्होंने हूणों को भी हराया था। यहाँ ये देखिए जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेख बच्चों मैं बार बार बता चुकी हूँ कि कठोर जो भी सतह होती थी, धातु या पत्थर, उन पर जो संदेश खुदवाए जाते थे या जो भी जानकारी उत्कीर्ण करवाई जाती थी उन्हें अभिलेख कहा जाता था। तो यहाँ पे ये जूनागढ़ अभिलेख को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि गुप्त वंश के अन्य कौन कौन से शासक हुए। अभी जो हमने पढ़े वो महान शासक थे जिनके शासनकाल में बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य हुए, साम्राज्य के विस्तार हुए। अभी ये शासक हैं जो कि थोड़े कमज़ोर शासक थे और इनमें आते हैं पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड। अंतिम शासक जो माने जाते हैं वो है विष्णुगुप्त। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि गुप्त वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो कौन थे अंतिम शासक? विष्णुगुप्त थे। चलिए बच्चों
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गुप्त वंश के सांस्कृतिक योगदान की, क्योंकि हमने ये तो देखा कि समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान बताइए या उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। क्वेश्चन लघुत्तरात्मक यहाँ से भी आता है कि संपूर्ण जो गुप्त साम्राज्य था उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो जो गुप्त वंश के राजा थे वो वैदिक धर्म का समर्थन करते थे, लेकिन इसके साथ ही वो सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते थे, यानी जो अन्य जैन और बौद्ध धर्म थे उनको भी राजाओं ने आश्रय प्रदान किया। राजभाषा उस वक्त की संस्कृत थी। यहाँ आप देख रहे हैं कालिदास को, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसे महाकाव्य के रचयिता कालिदास भी गुप्तों के समय ही हुए थे। इसके अलावा मृच्छकटिकम जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, उसके लेखक शूद्रक और मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त भी गुप्तों के शासनकाल में ही हुए थे। सुविख्यात कोशकार अमर सिंह भी गुप्त काल में ही जन्मे थे, गुप्त काल में ही उनका कार्य रहा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम वर्तमान में जो रामायण देखते हैं, महाभारत या मनु संहिता देखते हैं, वो अपने जो वर्तमान अस्तित्व में सामने आई वो गुप्त काल के दौरान ही आई थी। आगे देखते हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे जो गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने गणित और ज्योतिर्विज्ञान के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त काल के दौरान ही भारत में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ और यही दशमलव प्रणाली आगे यूरोप तक जाती है। जब हम बात करते हैं वास्तुकला की, चित्रकला की और धातुकला की, तो आज के समय में भी हमें ये ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं, ऐसे स्तंभ प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि गुप्त काल में उत्कृष्ट वास्तुकला थी। जैसे झांसी और कानपुर में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है, उनसे हमें उनकी उत्कृष्ट चित्रकला का आभास प्राप्त होता है। इसी तरह से जो दिल्ली में लौह स्तंभ स्थित है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, वो गुप्त काल की उत्कृष्ट धातु कला का प्रमाण है। इसी तरह से नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, तांबे की यह प्रतिमा है। इसके अलावा सुल्तानगंज में जो बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है, उनसे हमें वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिल्ली के लौह स्तंभ को दर्शाया गया है और आज तक इस पर जंग नहीं लगी है, इतने साल होने के बावजूद, तो ये उनके उत्कृष्ट धातु कला का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अजंता की चित्रकारी को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, बात करते हैं गुप्तकालीन समाज की, क्योंकि अभी तक हमने गुप्त वंश के राजाओं को देखा, उनकी संस्कृति को समझा। अब बात करते हैं समाज की, क्योंकि जो समाज होता है वो किसी भी वंश, किसी भी साम्राज्य के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्रदान करता है। तो गुप्तकालीन समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी वर्ण अपने अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करते थे। जैसे ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ व दान। इसी तरह से क्षत्रियों का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा का कार्य किसका था? क्षत्रियों का था। और वैश्यों का कार्य था व्यापार वाणिज्य करना। और जो चौथा वर्ण होता था शूद्र, उसका कार्य होता था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी सेवा प्रदान करना। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये गुण पे और कर्म पे आधारित न होकर किस पर आधारित थी? जन्म पर। यानी अगर कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है तो वह राष्ट्र की रक्षा का ही कार्य करेगा। अगर वो चाहे, उसे ऐसा लगे कि मेरे अंदर व्यापार की योग्यता है, तो भी वह वैश्य वर्ग के कार्य नहीं कर पाएगा, वो क्षत्रिय वर्ग के ही कार्य करेगा। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। आगे देखते हैं स्त्रियों का समाज में क्या स्थान था। तो स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था और प्रथा प्रथा भी नहीं थी। इसके अलावा धार्मिक जितने भी कार्य होते थे उसमें पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। साहित्य जो कि समाज का दर्पण होता है, साहित्य में भी नारी का आदर्श चित्रण किया गया है। इसके अलावा
पति की संपत्ति पर भी पुत्र न होने की स्थिति में महिला का ही अधिकार माना जाता था। अब बात करते हैं विवाह की। तो गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, जैसे दैव विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और गंधर्व विवाह। इसके अलावा स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वर चुनने की भी आज़ादी थी। कुछ मिश्रित जातियां भी उस वक्त प्रचलित थी, जैसे कर्ण, अंबस्ट और पार्सव। तो यहाँ से भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि गुप्तकालीन समाज का वर्णन कीजिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको गुप्त काल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले कक्षा में हम डिस्कस करेंगे गुप्तोत्तर काल को, यानी गुप्त काल के बाद की स्थिति को। धन्यवाद।